राजरानी जी, जैसा कि आपने बताया कि ये जो हमारे पशु हैं या हमारी गौ माता हैं, इनकी सेवा में लोग लगे हुए हैं, बावजूद उसके अथाह पैसा कमा रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया, जी जी जिक्र जी। किया। उसके बावजूद हर मनुष्य, चाहे वो मेल है या फीमेल है, गरीब है या अमीर है, वो ये जानता है कि जब वो इस सृष्टि से अंतिम समय पर जो जाता है तो उसके कपड़ों में कोई जेब नहीं होती, जी उसके कफन में जेब नहीं होती। उसके बावजूद भी वो इतना पैसा कमाता है और वो इस सभ्य समाज को सभ्य नहीं बनने देता, बिल्कुल। सुरक्षित नहीं बनने देता, स्वच्छ नहीं बनने देता। जी उन साथियों को क्या कहेंगे? सर, उनको यदि कहना पड़े हम्म। तो मैं कहूँगी कि कहकर किसको ही समझाया जा सका, क्योंकि आज तक संतों ने, महात्माओं ने, इनकी हमारे तो भगवान ने भी अवतार लेकर हमें दिशा निर्देशन का प्रयास किया, लेकिन हम हैं कि सब कुछ देखकर भी अनजान बने हुए। कहीं बाहर खोजने की मुझे लगता नहीं कि आवश्यकता है। जी जी जी। ईश्वर तो अपने अंदर विद्यमान है। जब भी हम एक छोटे से छोटा, कोई भी छोटी से छोटी गलती करने का प्रयास करते हैं तो आपकी अंतरात्मा एक बार आपको रोकने का प्रयास जरूर करती है। वाह वाह वाह। तो उस एक, जो कहें कि आपकी बाजू खींचने का जो एक नन्हा सा प्रयास आपके मन ने किया है, वाकई वही करता है। यदि आप उसको ध्यान में रख लें तो हाँ। मुझे नहीं लगता कि सृष्टि से जाते समय आपको एक प्रतिशत भी मलाल रहेगा कि मैं यहाँ आया तो केवल अपने कार्बन फुटप्रिंट छोड़कर जा रहा हूँ। वाह वाह कोई वाह positive वाह energy वाह नहीं वाह, क्या छोड़ी। बात है, क्या बात है। तो कार्बन फुटप्रिंट, जैसा अच्छा प्रयोग आपका, बहुत अच्छी, जी, बहुत जैसा आप सकारात्मक और सुंदर और स्वर्ग जैसा यदि आप चाहते हैं कि मैं ईश्वर के पास जाऊं तो मुझे स्वर्ग में भेजा जाए, तो उससे पहले स्वर्ग जैसी धरती भी आपको छोड़कर जानी और पड़ेगी। वो उनकी भावी पीढ़ी के लिए भी काम बिल्कुल आएगी। बिल्कुल बिल्कुल राजरानी जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। एक प्रश्न और इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जी। जो लोग गौ माता के लिए कुछ भी अन्न लेकर आते हैं या हरी सब्जियां, हरा साग या हरा कुछ भी लाते हैं, तो एक वो पॉलीथीन में लेकर आते हैं। जी जी जी। उस पॉलीथीन को वहाँ पलट देते हैं गौ माता के आसपास कहीं भी, और उस पॉलीथीन को भी वहीं फेंक देते हैं। जी। ऐसी हजारों पॉलीथीनें इधर उधर उड़ती हैं और वो कूड़े का ढेर बन जाती हैं या नालों में जाकर रुक जाती हैं। जी। और वो नाले जहाँ से हमारे पूरे कॉलोनी का पानी निकलता है, वहाँ पर अवरोध बनती हैं। जी बिल्कुल। इस विषय में भी उन गौ प्रेमियों को क्या जागरूकता जी, संदेश जी। देना चाहेंगे? अब आप सबसे पहले तो उन सबसे ये प्रश्न कीजिए कि यदि आपके घर वाले आपको थैली में डालकर साग सब्जी आपकी पत्नी दे के लो इसे खा लो, तो आपको कैसा लगेगा? आप वाह, उन्हें वाह। कहेंगे कि भैया थाली में क्यों नहीं दे रही हो? हाँ। तो जैसे आप लेकर जा रहे हैं, घर में हर किसी के घर में कोई डब्बा, कोई बाल्टी या कोई ऐसा साधन जरूर है जिसमें आप ले जा सकते हैं। जी जी। फिर भी यदि मजबूरी है तो क्यों ना वहाँ पर उस जो भी आप उसे भोजन देना चाहते हैं वो किसी ऐसी जगह दीजिए पहले तो, जहाँ पर वो किसी और के लिए अहितकर ना हो। वाह। वहाँ आपने रखा और उस थैली को वापस लाने की आदत डालिए। अपने बैग में एक छोटा सा पॉलीथिन हमेशा रखिए या एक छोटा सा लिफाफा रखिए जिसमें आप वो कचरा जो आप बाहर फेंकने वाले हैं उसको अपने साथ कैरी कर सकें। और जब घर को शाम को लौटें या रास्ते में किसी कूड़ेदान को देखें तो उसका सही जगह निस्तारण करें, क्योंकि कूड़े का निस्तारण बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी समस्या ही ये है। जी जी जी। जब हम छोटे थे तो लिफाफे, मैंने बहुत समय तक लिफाफे बनाए हैं। क्या बात है, क्या हम बात छोटे थे तो 2 महीने की छुट्टियों में अपना खर्च पूरा निकालने के लिए मैं और मेरा बड़ा भाई हम रद्दी के लिफाफे बनाया करते थे। जी, और जी। ये हमारा जो है अच्छा खासा उस समय हम व्यापार करते थे। व्यापार की सीख हमें सबसे पहले वहीं से मिली। मनी मैनेजमेंट जिसे कहेंगे वो हमने वहीं सीखा। मात्र 6 या 7 वर्ष की आयु में जी जी जी। हम इस काम को करते थे। और उस समय हम देखते थे कि लगभग 80% दुकानें ऐसी थी जहां पर सभी चीज़ें आपको लिफाफे में मिलती अखबार के थी, लिफाफे बाकी में। जगहों से आप अपने थैले में कैरी करते थे। जी जी जी। ये स्थिति राजरानी जी जब है जब सरकार ने पॉलीथीन पर रोक लगाया हुआ है। सर, पॉलीथीन सिर्फ और सिर्फ रुक रही है या रोक लगाई जा रही है वहाँ पर जो पॉली बैग है जी। जो बाकी माध्यमों से प्लास्टिक आपके जीवन में उतर रहा है। जो रोज सुबह मैं दूध की थैली लेके आती हूँ वो मुझे बताती है कि प्लास्टिक मेरे जीवन में कितना उतर गया है। अगर मेरे घर से रोज 1 किलो कचरा निकलता है तो उसमें से 990 ग्राम प्लास्टिक है, मात्र 10 ग्राम है जिसे मैं ऑर्गेनिक वेस्ट कह सकती हूँ। जी जी जी। क्योंकि मेरा थोड़ा सा नेचर इस तरह का है कि मैं किसी भी ग्रीन वेस्ट को बाहर नहीं भेजती, या तो किसी जीव के पेट में जाएगा या मेरे खाद के डब्बों में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन बावजूद उसके आप महसूस कर रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में प्लास्टिक के प्रयोग से हमारी जो वातावरण है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी शुद्धता वायु की है, ये सब दूषित हो रही है। जी बिल्कुल। और इससे हमारे आसपास में तमाम बीमारियों ने घेर रखा है हमारे शरीर को। जी। हमें भी और हमारे अपनों को भी। उसके बावजूद भी हम नहीं सुधरते, हम नहीं बदलना चाहते। क्या है ये पढ़े लिखे जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं,
क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हर चीज़ मुझे पैकिंग में चाहिए, मेरे फ्रिज में आ जाए और मैं उसे खोलूँ, खाऊं और उसको फेंक दूं। लेकिन जो फेंक रहे हैं उसका क्या प्रयोग हो रहा है, उससे इस सृष्टि का, इस एटमॉस्फेयर का, इस प्रकृति का क्या लाभ हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उन पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? अब आप देखिए कि हम उनको ये बताने से पहले यदि हम इसके मूल जो समस्या का केंद्र है जी, वो केंद्र रहा बाजारवाद। पहले हम लोगों को जो ज़रूरतें होती थी उन ज़रूरतों के आधार पर हम अपने संसाधन जुटाते थे। भूख लगी है तो मम्मी 2 पराठे बना देंगी, या मम्मी जो है घर में गुड़ रखा है, अचार रखा है, उससे 1 रोटी बना देंगे, हम खा लेंगे जी। अब मम्मी उठाकर 50 का नोट देंगे, जाओ बेटा चिप्स ले आओ, क्योंकि उपलब्धता है जी, जो पहले कल्चर में नहीं थी। धीरे धीरे उस बाजारवाद ने हमारे जो रसोई थी उसको हमारे रसोई घर से निकालकर बनिए की दुकान पर खड़ा कर दिया है जी, और अब बनिए की दुकान से निकलकर वो मॉल में चली गई है, इंस्टामार्ट पर आ गई है, ब्लिंकिट पर आ गई है, जहां पर मात्र हमने एक बटन दबाया और वहां से थाली में पैक होकर हमारे पास खाना आ गया। बहुधा आप देखेंगे कि जो दाल रोटी सब्जी हम मंगाते हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर्स में पैक होकर आती है जी, जी, जी। कोई काले रंग का, कोई सफेद रंग का, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड प्लास्टिक है, कहीं पर भी मेंशन नहीं होता कि वो फूड ग्रेड है। इससे आगे चलकर कैंसर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसे हम अपने प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़े सूचक बना चुके हैं कि यदि हमारे घर कोई आया तो हमने बाहर से खाना मंगवाया, जबकि पहले ये परंपरा थी कि यदि कोई आया तो घर की जो गृहिणी है, जो घर के बच्चे हैं, वो सब उत्साह से उनके लिए सब कुछ तैयार खुशी से, मन से, प्रसन्नता से, हाँ, और बहुत स्वादिष्ट भोजन बनता है। खाना नहीं, वो प्रसाद हो जाता है, प्रसाद बन जाता है जी। अब जो है वो कंटेनर्स में आया और कई बार तो ऐसा जैसा आया वैसे का वैसे ही सर्व भी कर दिया गया और वो प्लास्टिक के डब्बे उठाकर रख दिए गए। जो बचे खुचे हैं वो भी, क्योंकि हम भारतीयों में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम कहीं ना कहीं एक अंत पर आकर थोड़े कंजूस हो ही जाते हैं। महिलाओं को बहुत चाव होता है वो प्लास्टिक के डब्बे जुटाने का, उसमें अब सब्जी खत्म हो गई तो आटा उठा के रख देंगे, कोई बची सब्जी उठा के रख देंगे, फ्रिज में रखी और उसे माइक्रोवेव में गर्म भी कर लिया। अब आपने जहर को एक बार नहीं कई बार प्रयोग कर लिया उसको, और फिर हम कहते हैं कि देखिए सरकार कुछ नहीं कर रही, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, सेहत और जो उम्र है वो घटती जा रही है। वाकई आपने सही कहा, उम्र घटती जा रही है और हम ये हमारे जो पूर्वज हैं वो 100-125 साल जिया करते थे और आज वो 60 और 70 की सीमित रह गए। यही हम लोग, इसके बाद तो आप समझिए ग्रेस पीरियड आ गया। जी 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 जी। ये काम जो है, इस चीज़ को सुधारने के लिए क्या सरकारों को या सरकारी जो महकमा है उसे भी कुछ काम करना चाहिए, या सरकारी चिंतक जो मनन करते हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें भी पहल करनी चाहिए क्या इन विषयों पर? कि ये जो आपने बात कही कि इसमें जो सरकारें हैं या जो सरकारी चिंतन करने का या नीति नियंता जो है उनका क्या रोल रहेगा जी? तो रोल ये कहूँ कि 2 तरफा रहेगा। जहाँ प्रयास जो है आम लोगों को भी करना होगा, वहीं जो ऊपर सिस्टम में लोग बैठे हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो उसमें इन सारे बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको जितना बाजारवाद के ऊपर या कहें कि आर्थिक ताकतों को मजबूत करने के लिए जितना काम करना है, उतना ही काम आपको अपने जनशक्ति को मजबूत करने के लिए भी करना पड़ेगा। मानव संसाधन सबसे बड़ा संसाधन है किसी भी देश के विकास में और उन्नति में। यदि आपके देश की जनसंख्या जो है वो आपके लिए बीमार और कहें कि ऐसे सेहत वाली है जो आपके किसी काम नहीं आ सकती, तो वो आपका एसेट नहीं है, वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। क्या बात है। तो आप लाइबिलिटी क्रिएट ना करें, आप उसे एसेट बनाएं और ऐसी चीज़ें जो सिस्टम में आने के बाद धीरे धीरे धरती को, मनुष्य को, प्रकृति को, वायु को, सबको प्रदूषित कर रही है, उन्हें सिस्टम से निकालने का जितना भरसक हो प्रयास किया जाए। प्लास्टिक को सिर्फ पॉलीथीन के रूप में नहीं, हर रूप से अगर निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कोशिश कितनी भी छोटी हो, अगर वो निरंतर रहे और उसके ऊपर धीरे धीरे काम किया जाए तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसी पृथ्वी का निर्माण, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं जहां हमारा जीवन और हमारे आगामी पीढ़ी का जीवन जो है सुरक्षित रह सकता है। वाह वाह वाह। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।